वेलकम बैक टू बायोलॉजी एंड नर्सिंग इनसाइट। तो आज हम लेके आए हैं जो अभी हमने स्टार्ट किया था ओवीजी। तो ओवीजी में हमने बस अभी थोड़ा सा ही पार्ट डिस्कस किया है, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, गायनोकोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसमें प्यूबर्टी क्या होती है, उसके एज क्या होते हैं, उसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, प्यूबर्टी के जो 5 इंपॉर्टेंट साइंस हैं जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने थोड़ी बहुत डिस्कस की थी। अब आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा, यहाँ से हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है हमारा हिस्ट्री एंड ट्रेंड्स ऑफ मिडवाइफरी नर्सिंग। मीन्स कि जो हमारी मिडवाइफरी नर्सिंग है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुई है ये, इसमें कब कब क्या क्या चेंजेस हुए हैं, और ट्रेंड्स इसमें हम बात करेंगे कि इसने किस तरह से बाकी चीज़ों को मॉडिफाई किया है जो मिडवाइफरी फील्ड है उसमें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो फर्स्टली हम देखेंगे इसका डेफिनेशन कि ऑब्स्ट्रक्टिव जो है इसका डेफिनेशन क्या है ओबीजी का। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जो वर्ड है वो हमारा लैटिन वर्ड से मिलके बना है, जिसका मतलब ही होता है मिडवाइफ। ऑब्स्ट्रक्टिव वर्ड कहाँ से आया, हमारा लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब है मिडवाइफ। अब मिडवाइफ जो है उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव के नाम से भी जानते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव मीन्स हमारा होता है कि जहाँ पे हम किसी प्रेग्नेंट लेडी की स्टडी कर रहे हैं, वो उसमें कोई नॉर्मल कंडीशन हो या उसमें कोई अबनॉर्मेलिटी हो, दोनों ही कंडीशन को जब हम डिस्कस करते हैं या स्टडी करते हैं तो उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव बोलते हैं। एंड सेकंड जो हमारा होता है वो हमारा होता है गायनाकोलॉजी, जिसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव या उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स डिस्कस करते हैं। तो मिडवाइफरी एज नन as obstetric is a health science and health profession that deals with pregnancy, childbirth and the postpartum period। postpartum period हमारा क्या होता है, न्यू बॉर्न के बर्थ के बाद की जो केयर होती है उसको पोस्टपार्टम पीरियड बोलते हैं। तो इसमें बिसाइड सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमेन थ्रू आउट देयर लाइफ्स, मतलब हम इसमें उसके सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी इंक्लूड करते हैं जो हमारी मिडवाइफ नर्सिंग होती है। इसके दो टर्म्स होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड गायनाकोलॉजी। अब इसमें हम कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे, ये इनमें से कुछ कुछ हमने देख ली हैं और कुछ इसमें न्यूली ऐड है, तो वो आप फिर से देख लीजिएगा। जैसे कि दिया है मिडवाइफरी। तो मिडवाइफरी का मतलब क्या होता है कि हमें पता है कि उसके रिलेटेड, जैसे जो फीमेल है उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड या इसके प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी नेसेसरी नॉलेज होती है या हमारी ड्यूटीज़ होती है जो वो परफॉर्म करते हैं, उसे हम मिडवाइफ बोलते हैं। अब इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड गायनाकोलॉजी। तो ये जो हमारी ऑब्स्ट्रक्टिव है ये मेडिसिन की ब्रांच है, जिसमें हम प्रेग्नेंट वुमेन की स्टडी करते हैं, उसके लेबर पीरियड की एंड उसके प्यूपेरियम पीरियड की भी। गायनाकोलॉजी क्या है, मैंने जैसे आपको बताया, इसमें हम किसी भी फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करते हैं। मीन्स कि उसकी नॉर्मल कंडीशन क्या है या उसमें कोई डिसीज़ हो रखी है, तो ये हमारी गायनाकोलॉजी होती है। अब रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, तो रिप्रोडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें फुली डेवलप्ड अपनी तरह ऑफस्प्रिंग इट्स काइंड इज प्रोड्यूस्ड। मतलब जो ह्यूमन बींग है या जो एनिमल है, कोई भी एनिमल हो, तो अपनी तरह ही जब वो किसी नए को बनाता है, प्रोड्यूस करता है, तो उस पूरे प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब प्रेगनेंसी की बात करें तो ये एक कंडीशन है, प्रेगनेंसी एक स्टेट होती है जहाँ पे जो एक फीमेल होती है अपने यूट्रस में फीटस को कैरी करती है। कब से कब तक, कंसेप्शन से लेके बर्थ तक, मतलब जो नॉर्मल टाइम पीरियड होता है इसके लिए वो 9 मंथ होता है। तो प्रेगनेंसी क्या है, एक स्टेट है जिसमें फीटस जो होता है यूट्रस के अंदर होता है फ्रॉम कंसेप्शन टू द बर्थ। अब जेस्टेशन क्या है, जेस्टेशन जो पूरी प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड है उसे हम जेस्टेशनल एज बोलते हैं, जेस्टेशन बोल सकते हैं। ग्रेविडा क्या है, ग्रेविडा जो होती है कि फीमेल, इसका मतलब होता है कि फीमेल ने कितनी बार प्रेगनेंसी कंसीव की है, आइदर उसने डिलीवरी की है या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे हम सिर्फ उसके बात करते हैं कि प्रेगनेंसी कितनी बार कंसीव हुई है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी इसको हम बोल सकते हैं। अब मल्टी पैरा मतलब होता है कि जो फीमेल है उसने कई बार प्रेगनेंसी कंसीव की है। नली पैरा मतलब उसने अभी तक कोई भी बर्थ नहीं दिया है बेबी को। देन आता है प्रीमी ग्रेविडा। प्रीमी ग्रेविडा का मतलब होता है कि फर्स्ट बार जो फीमेल है वो प्रेगनेंसी को कैरी कर रही है। एंड मल्टी ग्रेविडा, इसमें होता है कि मोर देन वंस, मतलब मल्टी ग्रेविडा है ये। अब ग्रेविडा की बात अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ी और चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको ओरली बता देती हूँ, ये चीज़ें मैंने इसमें ऐड नहीं की। जैसे अगर नॉर्मल लेबर की लेबर वाली स्टेज है तो उसको हम एक्टोसिया कहते हैं। यूटोसिया, यूटोसिया मतलब EUTOCIA,
यूटोसिया क्या होता है, जब नॉर्मल लेवल होता है। अगर उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आई है लेबर के ड्यूरिंग, तो उसको हम डिस्टोसिया बोलते हैं। यूटोसिया का मतलब हमको पता है ट्रू, तो जहाँ पर ट्रू लेबर होगा वो नॉर्मल लेबर होगा। अब डिलीवरी क्या होती है, डिलीवरी एक जो हमारा प्रोसेस है, डिलीवरी को हम सिंपल स्टेप में, डिलीवरी और लेबर में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो डिलीवरी जो होती है वो पूरा पीरियड होता है, लेबर उसका एक छोटा सा स्टेप होता है जिसमें जो बेबी होता है वो मदर्स के यूट्रस से एक्सपेल आउट होता है। तो ये दोनों टर्म्स तो एक जैसे लगते हैं, बट इनका डिफरेंस, इनमें माइनर डिफरेंस होते हैं। लेबर एक उसकी स्टेप हम बोल सकते हैं, माइनर से स्टेप है जिसमें बेबी एक्सपेल आउट होता है यूट्रस से। बट डिलीवरी उसकी पूरी प्रोसेस होती है, कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होने से लेकर डिलीवर आउट होने तक। अब इसमें एक और टर्म आता है प्यूपेरियम। प्यूपेरियम का मतलब होता है जैसे कि जब कोई लेडी होती है वो प्रेग्नेंट होती है, तो उसकी पूरी फुल बॉडी के सिस्टम जो होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। तो आफ्टर द डिलीवरी या आफ्टर द लेबर उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो रिवर्ट बैक होते हैं, मतलब वो नॉर्मल कंडीशन में जाने लगते हैं। तो उसको हम बोलते हैं प्यूपेरियम। उस पीरियड को, नॉर्मल ये पीरियड हमारा होता है 6 वीक्स का, जो कि एक हम इसको आइडियल पीरियड मानते हैं कि 6 वीक्स में किसी भी फीमेल के जो ऑर्गन्स हैं वो रिवर्ट बैक हो जाते हैं। ऐसा एक उसका एब्डोमेन का जो साइज़ बढ़ा था वो रिवर्ट बैक हो जाएगा। बाकी भी चीज़ें जो उसके अंदर चेंजेस हुए थे, हार्मोनल चेंजेस, वो सारी चीज़ें उसकी रिकवर होने लगती हैं। तो इसी प्रोसेस को हम, रिकवरी प्रोसेस को हम प्यूपेरियम बोलते हैं। फिर इसमें हम एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमारा होता है कि पीपीएच। पीपीएच हमको पता है कि 24 आवर्स तक जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए पोस्टपार्टम हेमरेज जिसको बोलते हैं, तो वो नॉर्मल अगर डिलीवरी की बात करें तो 500 ml लॉस होता है, एंड सिजेरियन में 1000 ml, मतलब कि अगर एलएससीएस हुआ है फीमेल का। बट इसके कुछ और भी वजह हो सकते हैं, जैसे कि एंटीपार्टम हेमरेज जो होता है, जैसे पोस्टपार्टम मतलब आफ्टर डिलीवरी, एंटीपार्टम मतलब बिफोर द डिलीवरी अगर उसको फीमेल को ब्लीडिंग होती है, तो ये एक एबनॉर्मेलिटी को शो करती है, जो कि एक डेंजरस साइन है। तो ये सारे हमारे टर्म्स हैं, ये इसका बेसिक्स है जो हम गायनेकोलॉजी स्टार्ट करें उसका, तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ आएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा हिस्ट्री ऑफ मिडवाइफरी। तो हिस्ट्री ऑफ मिडवाइफरी में हम देखेंगे कि हिस्ट्री इसकी क्या है। मीन्स कि ये मिडवाइफरी जो चीज़ें स्टार्ट हुई, ये पहले तो नहीं थी, अभी भी बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे अनट्रेंड लोग ही डिलीवरी करवाते हैं। जैसे कि वहाँ की कॉमन सी दाई होती हैं, ये जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, वो ही अभी भी डिलीवरी को कंडक्ट करवा रहे हैं कंटिन्यूअस। तो वो एक माल प्रैक्टिस है, जिसकी वजह से बहुत सारे सेफ मदरहुड को हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे डेथ हो रहे हैं, चाइल्ड डेथ एंड मदर दोनों। वो उसमें एक काउंसलिंग की भी काम करती हैं, बट प्रॉपर चीज़ों की गाइडेंस ना होने की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से वो कुछ चीज़ें गलत सजेस्ट भी कर देती हैं। तो यही हम आज डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री क्या है मिडवाइफरी की, ये चीज़ें कब से स्टार्ट हुई हैं, जब से कि ट्रेंड नर्सेज या ट्रेंड दाई जो है वो डिलीवरी में कंडक्ट करवाने में अब हेल्प करने लगी हैं फीमेल्स को। तो इसके 3 हमारे स्टेजेस हैं। अगर हम बात करें प्रेजेंट सेटअप की इंडिया में, तो इसके 3 सेक्शंस हैं कि इंडिया में बिफोर द इंडिपेंडेंस मिडवाइफरी की क्या कंडीशन थी, फिर इंडिपेंडेंस के बाद क्या कंडीशन थी, और अभी और फ्यूचर में इंडिया में क्या कंडीशन होगी मिडवाइफरी की। तो अगर हम बात करें मिडवाइफरी इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब जब इंडिपेंडेंस नहीं था उसके पहले मिडवाइफरी की क्या कंडीशन थी। तो in ancient India, care of women and practice of midwifery were totally in the hands of indigenous village days. इंडाइजीनियस विलेज दाई क्या है, इसका मतलब होता है कि स्वदेशी या जो गांव की महिलाएं होती हैं। तो गांव की जो दाई होती थी पुराने, अगर हम प्राचीन टाइम की बात करें, तो टोटली जो ये मिडवाइफरी की प्रैक्टिस थी वो उन्हीं के हाथों में थी। मीन्स वही डिलीवरी को कंडक्ट करवाती थी, और वही कंसल्टेंट की तरह, जैसे कि कोई डॉक्टर हमें कुछ सजेस्ट करता है, सेम वो चीज़ें सजेस्ट करती थी चाइल्ड बर्थ के ड्यूरिंग, या मदर को जितने भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते थे चाइल्ड से। The next point है हमारा, these indigenous ties not only help during childbirth but also act as consultant for any condition for the mother related to birth. जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ डिलीवरी को ही कंडक्ट नहीं करवाती थी, ये सजेशन भी देती थी। अगर मदर को बेबी से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो रही है, या कुछ भी ब्रेस्ट फीडिंग या कुछ भी, तो ये वहाँ सजेशन भी देती थी, कंसल्टेंट की तरह उनको हेल्प करती थी।
तो जो फर्स्ट ट्रेनिंग स्कूल की अगर हम बात करें कि द फर्स्ट ट्रेनिंग स्कूल फॉर दाई, जो दाइस के लिए स्टार्ट हुआ था, वो हमारा हुआ था 1877 में। इसे किसने करवाया था? मिस हेलवेट, जो कि इंग्लिश मिशनरी थी, जेनेवा मिशनरी सोसाइटी की। इन्होंने फर्स्ट ट्रेनिंग स्कूल स्टार्ट की थी दाइस के लिए, कब? 1877 में। However, the training of Dai was not taken up by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी भी जब तक हम अगर 19 तक की बात करें तो 19 तक का भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दाइस की ट्रेनिंग के लिए कोई भी स्टेप नहीं लिया था, ना ही ये किसी चीज़ के उसमें इंटरेस्ट ले रहे थे। When a fund was established by Lady Curzon to improve the condition of childbirth in the condition, मतलब जब तक कि हमारे कंट्री में जो कर्जन नाम के एक लेडी थी, उन्होंने जब तक चाइल्ड बर्थ को कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए फंड्स नहीं दिए, तब तक हमारी गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई भी स्टेप नहीं लिए थे। बट बिफोर दैट, लेकिन उसके पहले ही अगर हम 1972 की बात करें तो ए हैंडफुल ऑफ इंडियन क्रिश्चियन नर्सेस, इंडिया की कुछ क्रिश्चियन नर्सेस थी जो कि 2 ईयर्स तक दिल्ली में जाकर उन्होंने ट्रेनिंग ले रखी थी। इन 1899 द Janana Bibles and Medical Mission started by the training of nurse, but until 1893 there was no generally accepted scheme. 1899 में जो है ट्रेनिंग तो स्टार्ट हुई थी नर्सों की, लेकिन 1893 तक भी कोई स्कीम एक्सेप्टेड नहीं हुई थी कि हॉस्पिटल में नर्सों को ट्रेनिंग दिया जाए, या जो दाई हैं गांव में जो कि डिलीवरी कंडक्ट करवा रही हैं उन्हें कोई ट्रेनिंग दिया जाए। तो 1893 के पहले ऐसा कोई भी स्कीम को एक्सेप्ट नहीं किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। देन 1918 में अगर हम बात करें तो ड्यूफरिन फंड थे एंड लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, जिसमें ये एएनएम के जो हमारा अभी कोर्स हमारे बहुत सारे चल रहे हैं, जेएनएम, एएनएम, बीएससीज, तो जो फर्स्ट हमारा डिग्री कोर्स स्टार्ट हुआ था, डिग्री कोर्स हम इसको नहीं बोल सकते हैं, ये एक हम इसको बोल सकते हैं डिप्लोमा कोर्स की तरह। तो ये फर्स्टली हमारा एएनएम कोर्स इन्होंने स्टार्ट किया था 1918 में। 1926 में मद्रास में रजिस्ट्रेशन होने लगा था नर्सेस का कि एज ए मिडवाइफरी वो एक्ट कर सकती हैं या वर्क कर सकते हैं ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। मतलब पहले लोगों को लगता था कि केयर करना मीन्स जो बीमार है या जिनको कोई इंजरी हुई है, बट 1926 में मद्रास में रजिस्ट्रेशन होने लगा नर्सों का कि वो एज ए मिडवाइफरी नर्स भी वर्क कर सकती हैं, जो कि चाइल्ड बर्थ में फीमेल को हेल्प करेंगी और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करेंगी। In 1936, Dufferin funds Syntax grant to a number of Dufferin hospitals to build hostel, supply teaching materials and employ qualified sisters in nursing schools. 1936 की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें जैसे जो नर्सेज वहाँ पे जा रही थी रहने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए, उन्हें प्रॉपर चीज़ें जैसे कि उन्हें टीचिंग मटेरियल्स की सप्लाई होने लगी, उनके यहाँ वहाँ हॉस्टल्स बनाए गए और उन्हें प्रॉपर जो क्वालिफाइड सिस्टर थी उनके थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड किया जाने लगा नर्सिंग स्कूल्स में। डच ड्यूफरिन फंड हेल्प इन रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग। इस वजह से जो ड्यूफरिन के फंड थे वो इसके स्टैंडर्ड को, जो मिडवाइफरी नर्सिंग आ रही थी हमारे इंडिया में, उसके स्टैंडर्ड्स को ये बढ़ाने लगे इंडिया में स्पेशली। एंड ये हमारा प्रायर द इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, तो उस टाइम बहुत सारे जो यंग गर्ल्स थी मिडिल स्कूल्स की, उसके लिए इन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया कि जो 8th पास लेवल की स्टूडेंट्स हैं वो इस ट्रेनिंग में आके इसे ज्वाइन कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि मिडवाइफरी इंडिपेंडेंट इंडिया, ये था हमारा बिफोर इंडिपेंडेंस। अब हम बात करेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस में। अब हम बात करेंगे कि मिडवाइफरी इंडिपेंडेंस के बाद क्या थी इंडिया में। तो जो 1946 में हमारी बोर कमेटी आई थी, जैसे जिन्हें पता है अभी के टाइम पे हमारी बहुत सारी कमेटी हैं, बोर कमेटी, मुंडेरियर कमेटी, तो जो फर्स्ट कमेटी हमारी आई थी बोर कमेटी, इसने मेनली मिडवाइफरी के क्वालिफिकेशन पे ज़्यादा फोकस किया। इन्होंने कहा कि हेल्थ विजिटर्स या ट्रेनिंग और दाई जो है इनकी नीड्स है अपने इंडिया में। मैम 1955 में जो सेटी कमेटी आई, सेटी कमेटी भी रिकमेंडेड कर रही थी कि ऑक्सिलरी नर्सेज जो हैं वो हेल्थ सेंटर पे मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करवाएं प्रॉपर सुपरविजन में। मतलब हाँ, इसमें था हमारा सेटी कमेटी में, इसने कहा कि जो हमारी एएनएम्स नर्सेज आ रही हैं, जो हमारी ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स आ रही हैं, वो क्या करें, मैटरनल हेल्थ केयर को और चाइल्ड हेल्थ केयर को प्रॉपरली सुपरविजन में प्रोवाइड करवाएं सेंटर्स पे।
Then 1959 में बिशॉप ए टेक्निकल कंसर्न सपोर्टेड द ट्रेनिंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ नर्सिंग। देन 1959 में एक बिशॉप था जो कि टेक्निकल कंसल्टेंट था, इसने सपोर्ट किया कि जो ट्रेनिंग है नर्सेस की वो टू टाइप्स में पर्सनली प्रोवाइड की जाए, जैसे कि एक एएनएम है एंड सेकंड वन इज जेएनएम। एएनएम जो थी वो हमारी 3 इयर्स की डिग्री थी, जिसमें कि 1 ईयर इन्होंने मिडवाइफरी की ट्रेनिंग के लिए ऐड किया था, 3 इयर्स इन्होंने स्टडीज़ के लिए इंक्लूड किया था। अब in 1947 the first step the Indian Nursing Council took after its inception was the combine the nursing and the midwifery courses into a single course। मतलब जो 1947 में जो फर्स्ट स्टेप था इंडियन नर्सिंग काउंसिल के थ्रू, उसने कंबाइन किया कि नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जो दोनों डिफरेंट कोर्सेज अभी तक चल रहे थे उन्हें हम सिंगल कोर्स में ऐड करें, मतलब उनमें हम उन दोनों को मिला के एक सिंगल कोर्स रखें। द कोर्स वॉज डिज़ाइन टू बी 3.5 ईयर ड्यूरेशन। तो ये जो हमारा कोर्स था जेएनएम, जिसकी एंट्री या क्वालिफिकेशन हमारी 10th पास आउट थी, तो इसमें हमने 3 इयर्स का डिजाइनेशन कोर्स रखा, जिसमें हाफ ईयर ड्यूरेशन का हमने इनके लिए रखा कि ट्रेनिंग के लिए। मतलब ये 3.5 साल का कोर्स था जो जेएनएम था हमारा। और उस टाइम की अगर बात करें तो इसके लिए क्वालिफिकेशन हमारी सिर्फ 10th पास थी। देन 1975 में जब हमारी करतार कमेटी आई तो इसने रिकमेंडेड किया कि जो 2 ईयर कोर्स हैं जेएनएम का उसको शॉर्टनिंग द 2 ईयर कोर्स ऑफ एएनएम, तो इसने 1.5 ईयर कर दिया। मतलब जो 2 साल का हमारा एएनएम का कोर्स चल रहा था उसने इस करतार कमेटी ने इसे और भी शॉर्ट करने के लिए रिकमेंड किया, जिसमें इन्होंने 2 इयर्स का कोर्स को 1 पॉइंट मतलब इन्होंने 1.5 साल में उसको कन्वर्ट कर दिया और एंट्री इसमें 10th कर दी। पहले इसमें एंट्री ईयर्स पास थी। दीज एएनएम्स वर डिज़ाइन ए फीमेल हेल्थ वर्कर, क्योंकि यहाँ पे हम गायनाकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो अभी के टाइम पे तो हमारे गायनाकोलॉजिस्ट मेल डॉक्टर्स भी होते हैं, बट पुराने टाइम पे बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा थी, हमें पता है, जैसे कि फीमेल्स बहुत अनकंफर्टेबल होती थी, तो वहाँ पे सिर्फ फीमेल हेल्थ वर्कर्स को रखते थे और स्पेशली उन्हें मिडवाइफ और चाइल्ड हेल्थ रिलेटेड केयर के लिए ट्रेंड किया जाता था। अब प्रेजेंट एंड फ्यूचर की अगर बात करें मिडवाइफरी इन इंडिया की, तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास स्किल्ड बर्थ के लिए मिडवाइफ्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। अगर हमें सेफ मदरहुड चाहिए, ऐसे WHO बोलता है कि अगर हमें सेफ मदरहुड एंड चाइल्डहुड चाहिए तो हमारे पास स्किल्ड मिडवाइफरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ मिडवाइफरी अवेलेबल एज पर पॉपुलेशन इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द मैटरनल हेल्थ स्टेटस इन कंट्री। मतलब अगर हम एक पॉपुलेशन में जैसे एक क्राइटेरिया बना लें कि 1000 पॉपुलेशन पे 1 मिडवाइफरी होनी चाहिए और 2000, मतलब अगर एक क्राइटेरिया बना के हम मिडवाइफरी को अवेलेबल करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर हो जाएगा मैटरनल हेल्थ के लिए कंट्री में हमारे। देन थर्ड पॉइंट इसमें है द मैटरनल हेल्थ स्टेटस ऑफ वुमेन एंड मैटरनल मोर्टेलिटी एंड क्लोजली रिलेटेड टू प्रेजेंस ऑफ ट्रेन्ड अटेंडेंट एट बर्थ। तो जो हमारा ये वुमेन्स एंड मैटरनल मोर्टेलिटी है, इसको अगर हम क्लोजली रिलेट करें तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेन्ड अटेंडेंट हो बर्थ टाइम पे। जब कोई फीमेल है वो डिलीवरी करवा रही है तो वहाँ पे ट्रेन्ड स्टाफ होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन एज द परसेंटेज ऑफ बर्थ अटेंडेंट बाई ट्रेन्ड पर्सनल गोज अप द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो गोज डाउन। जो मैटरनल मोर्टेलिटी थी, अगर हम यहाँ पे बात करें कि ट्रेंड नर्सों द्वारा जब से ये हमारा डिलीवरी कंडक्ट करवाया जाने लगा, ये चीज़ें डाउन हो गई हैं, मोर्टेलिटी रेट जो है वो डिक्रीज़ हो रही है हमारी कंट्री में। अब इसकी नीड क्या है, हमें मिडवाइफरी एज ए प्रोफेशन क्यों चाहिए इंडिया में? जैसे कि मैंने बात की कि सेफ मदरहुड के लिए, जो कि मदर मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हो रही थी पहले के टाइम पे जब ट्रेंड दाइज नहीं थी। अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ सर्विस, सेकंड पॉइंट इसमें है कि हम किसी भी सर्विस को 2 बार 3 बार ना प्रोवाइड करवाएं, उसके लिए मिडवाइफरी एज ए प्रोफेशन हमें चाहिए। तो गिव हेल्थ एजुकेशन, प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन हम फीमेल को दें। कोई भी जो माल हमारा चलता है, बहुत सारे माल बिहेवियर हमारे हैं सोसाइटी में जिससे लोग कुछ भी ट्रस्ट करते हैं, कि जैसे पहले के टाइम पे था कि जो फर्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग होती है बेबी को वो नहीं करवानी चाहिए, मिल्क जो आता है, क्योंकि उस बहुत ज़्यादा ऐसा जो हमारी पुरानी दाइज थी वो बोलती थी कि वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, बच्चे को डाइजेस्ट नहीं होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। उसमें एक हाई अमाउंट ऑफ इम्यूनिटी होती है, उसमें अगर बात करें तो उसमें हीमोग्लोबिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे जो माल प्रैक्टिसेस है उसको रिड्यूस करने के लिए हमें मिडवाइफरी एज ए प्रोफेशन चाहिए, ताकि प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन हम दे पाएँ।
देन पार्टिसिपेट कर पाएँ कंट्री में कि मैटरनल चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स प्रॉपरली चलें एंड गेट स्टेटस एंड रिकॉग्नाइज इन द सोसाइटी। एक प्रॉपर रिकॉग्नाइजेशन होनी चाहिए सोसाइटी में नर्सेज की एज ए मिडवाइफरी नर्सिंग भी। अब अगर हम बात करें ट्रेंड्स की कि ट्रेंड्स क्या क्या हैं नर्सिंग के हमारे, तो बहुत सारे ट्रेंड्स हैं। अब ट्रेंड्स का मतलब हम क्या समझते हैं? ट्रेंड्स का मतलब होता है कि चेंजेस, मतलब नई नई चीज़ें क्या ऐड हो रही हैं और कैसे हम मिडवाइफरी फील्ड्स को और इफेक्टिव बना रहे हैं, तो वो सारे हमारे होते हैं ट्रेंड्स। तो फर्स्ट है हमारा चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर। तो जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर था, जो फैमिली की लाइफ स्टाइल थी, उसमें हम चेंजेस करने के लिए मिडवाइफरी में एक मिडवाइफरी का एक ट्रेंड। देन सेकंड है हमारा कॉस्ट कंटामिनेंट। देन थर्ड की अगर हम बात करें, एक सेकंड, तो थर्ड हमारा है एक्सपेंडेड रोल फॉर नर्सेज। जो नर्सेज हैं उनके रोल को हम और एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये हमारा थर्ड है इसका। एंड फोर्थ की बात करें तो हम यहाँ फैमिली सेंटर्ड केयर दे रहे हैं। फैमिली सेंटर्ड केयर का मतलब क्या होता है कि एज लाइक जिस हिसाब से उनकी फैमिली है, जिस हिसाब से उनको केयर की नीड है, उस हिसाब से हम उनको केयर दें। फिफ्थ हमारा है एक्सेस टू हेल्थ केयर, मतलब हेल्थ केयर के लिए प्रॉपर एसेसिबिलिटी उन्हें प्रोवाइड हो पाए। शॉर्टनिंग हॉस्पिटल स्टे, अब अगर उन्हें प्रॉपर केयर में लेके तो फीमेल जल्दी रिकवर होगी, जो बेबी उसका है वो हेल्दी बेबी होगा और वो हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा उसको नहीं रुकना पड़ेगा, उसकी शॉर्टनिंग स्टे होगी हॉस्पिटल्स में। देन इंक्रीज यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़, मतलब जो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की मॉडलिटीज़ हैं, बहुत तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे कि डिलीवरी जो है नॉर्मल डिलीवरी भी होती है और सिजेरियन भी होती है। तो जो डिफरेंट मॉडलिटी है उसके बारे में फ़ीमेल को पता हो और वो अपने अकॉर्डिंग चूज़ करे, उसे सारे कॉम्प्लिकेशंस पता हों। एंड लास्ट वन, इंक्रीज यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा हमारा गायनोकोलॉजी में बढ़ रहा है, ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग में। अब हम बात करते हैं कि ट्रेंड्स इन मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक, जो हमने एक एक बात की, जैसे कि चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर, वेरिएशन इन फैमिली लाइफ स्टाइल। तो इसमें क्या है, इसमें अल्टर्ड हेल्थ केयर प्रायोरिटी की बेस पे मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को हम फोकस करते हैं। अगर आज की हम बात करें तो जो हमारा फोकस है वो है कि हम एजुकेशन दें और न्यू नर्सिंग रोल्स को भी उसमें इंक्लूड करें कि चेंजेस क्या क्या हम कर सकते हैं अपनी हैबिट्स में, ये इसलिए हमारा सोशल स्ट्रक्चर चेंज होगा। सेकंड है हमारा कॉस्ट कंटेनमेंट। कॉस्ट कंटेनमेंट मतलब जैसे कि एक सिस्टम है अगर हेल्थ केयर डिलीवरी की, तो वो फोकस करेगी जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा ना हो, एक मॉनिटरिंग करने का जो हमारी फीमेल है या किसी भी प्रोसीजर का, वो हम उसके अकॉर्डिंग ही उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कॉस्ट वो नहीं पे कर सकती, इसके लिए वो हॉस्पिटल नहीं आएगी। तो कॉस्ट कंटेनमेंट के लिए भी हमारा मिडवाइफरी नर्सिंग इम्पॉर्टेंट है। एक्सपेंडेड रोल, इसमें हम नर्सेज जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि एक अगर कॉमन नर्स की बात करें तो पहले के टाइम पे वही सारे पेशेंट्स को देखती थी, तो ऐसे हमने डिवाइड कर दिया अलग अलग फील्ड में। गायनाकोलॉजी की नर्स अलग, फिर हमने मेंटल हेल्थ की नर्स अलग, तो ऐसे ऐसे हमने उनके क्राइटेरिया को, उनके रोल्स को एक्सपेंड आउट किया है कि और ज़्यादा उनका जो रोल है वो अलग अलग डायरेक्शंस में जाए। देन फोर्थ हमारा होता है फैमिली सेंटर्ड केयर। तो फैमिली सेंटर्ड क्या होता है, मोर नेचुरल चाइल्ड बर्थ इन्वायरमेंट वेयर पार्टनर्स फैमिली मेंबर में रिमेन ए होम लाइक इन्वायरमेंट एंड पार्टिसिपेट इन द चाइल्ड बर्थ एक्सपीरियंस। अभी के टाइम पे अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि डिलीवरी रूम में या लेबर रूम में हम जिसको फीमेल बोलती है, हम उसको एक पर्सन को उसकी फैमिली मेंबर से लेके भी जाते हैं। इससे क्या होता है कि उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट होती है, वो उसका हस्बैंड हो सकता है, वो उसकी मदर इन लॉ हो सकती है, उसकी मदर हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है, जिसके साथ जो फीमेल है उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड हो। तो फैमिली सेंटर्ड केयर का मतलब है कि जो चाइल्ड बर्थ का जो इन्वायरमेंट है वो फैमिलियर होना चाहिए, होम लाइक होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उसको बहुत ज़्यादा लिवर पेन हो रहा होता है और अगर उसके लिए और चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं, वो साइकोलॉजिकली भी प्रॉपरली खुद को अडॉप्ट नहीं कर पा रही है चीज़ों को, तो फिर जो डिलीवरी है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो इसीलिए हम जो उसका एक्सपीरियंस है या जो उसकी इन्वायरमेंट है आसपास का, वो होम लाइक इन्वायरमेंट रखते हैं। इसमें प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ में सारे हम फैमिली इवेंट्स रखते हैं, एज लाइक हम फैमिली मेंबर्स को इंक्लूड कर सकते हैं, उन्हें मॉनिटर कर सकते हैं, मतलब उन्हें उस ट्यूनिंग रख सकते हैं जब तक फीमेल किसी भी कॉम्प्लिकेशन के थ्रू वो निकल रही है, तो हम वहाँ पे सपोर्ट के लिए उनको रख सकते हैं। फैमिली सेंटर्ड केयर हमारा हो गया। देन हमारा असेस टू हेल्थ केयर। असेस टू हेल्थ केयर में कि हम उसके हेल्थ केयर की क्वालिटी ऑफ
क्वालिटी क्या है उसको चेक करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस जैसे हायर इनकम लेवल क्या है फैमिली की, उनकी रेगुलर केयर क्या है, वो क्या 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 चीज़ें उनके पास रिसोर्स हैं, ये सारी चीज़ें। तो इसका हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें हम इंक्रीज करते हैं प्रोपोर्शन ऑफ पर्सन विथ हेल्थ इंश्योरेंस। मतलब देन हमारा है इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ पर्सन हु हैव ए स्पेसिफिक सोर्स ऑफ ऑनगोइंग केयर। मतलब ऐसा कौन सा पर्सन है जिसका स्पेसिफिक सोर्स है उसके केयर के। फिर इंक्रीज करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कि प्री नेटल और पोस्ट नेटल केयर उसकी कैसे हो। तो ये सारी चीज़ें हम मिडवाइफरी के थ्रू ही कर रहे थे। अब सॉर्टिंग हॉस्पिटलाइजेशन जैसे मैंने बताया कि अगर प्रीटर्म बेबी है तो फिर उसको हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा, बट अगर मेच्योर बेबी है तो उसको हम थोड़ी देर मॉनिटर करके, जैसे कि 2 डेज़ आफ्टर द बर्थ हम उसको, अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो 2 डेज़ हम मॉनिटर करके हम उसको उसके घर जाने दे सकते हैं। तो इसकी वजह से शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल स्टे होते हैं। जैसे फीमेल को जब वो अपने घर जाती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो हॉस्पिटल में रह के भी बीमार हो जाते हैं। तो इससे फीमेल को अच्छा फील होता है और वो एक सेफ इन्वायरमेंट फील करती है। तो 2 दिन बाद जब अपने घर जाती है तो वो फिर उसकी सारी चीज़ें नॉर्मल होने लगती हैं। तो ये एक अच्छा है हमारी मिडवाइफरी का जो ट्रेंड है। इंक्रीज यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट मॉडलिटी, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे पास मॉडलिटी है ट्रीटमेंट की, आकुपेंचर थेरेपी जैसे हो गई, कुछ एडिशनल थेरेपीज होगी, तो उसके थ्रू जो फीमेल है वो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ मॉडलिटी के बारे में जान सकती है और अपनी प्रायोरिटी के बेस पे वो उनको चूज़ कर सकती है। देन आता है हमारा इंक्रीज यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। अब आज के टाइम पे जैसे हमें पता है कि विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये सारे जो हमारी नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि हम मॉनिटर कर सकते हैं फीटल्स का हार्ट रेट डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू, या और बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारे जो अभी टेक्नोलॉजी हमारी ऐड हो रही है, और जिससे जो हमारा ये पूरा प्रेगनेंसी का या जेस्टेशन एज होता है ये भी एक इजी प्रोसेस होता है। मतलब जब फीमेल बेबी का साउंड सुनती है, उसकी एक्टिविटी देखती है, तो वो बहुत हैप्पी होती है। उससे उसके अंदर एक पॉजिटिव साइंस होते हैं जो उसको हैप्पी रखने में हेल्प करते हैं। तो ये सारे टेक्नोलॉजी जो है वो चीज़ों को इंक्रीज कर रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ केयर भी अच्छी हो, रिड्यूस हो, बाकी जो हमारे रिस्क फैक्टर हैं हम आइडेंटिफाई कर पाएँ अगर उसमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी चीज़ें। तो ये जो हमारा टेक्नोलॉजी का यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब टेक्नोलॉजी के यूज़ के साथ साथ हम उसमें एडवांसमेंट भी ला रहे हैं, जो नई नई चीज़ें आ रही हैं उनको हम एडवांसमेंट ला रहे हैं। अब जो जो चीज़ें हमने आज डिस्कस की, तो फर्स्टली हमने इंट्रोडक्शन की बात की। इंट्रोडक्शन में हमें कुछ टर्म्स थे जो हमने देखे, एज लाइक ऑब्जेक्टिव क्या है, मिडवाइफरी क्या है, ये सारी चीज़ें। देन हमने हिस्ट्री से शुरू किया था। तो हिस्ट्री हमारी 3 स्टेजेस में हम अलग अलग स्टेज पढ़ते हैं, एज लाइक बिफोर द इंडिपेंडेंस, आफ्टर द इंडिपेंडेंस एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मतलब अभी और आगे के टाइम पे क्या होने वाला है हमारा। देन हमने बात की ट्रेंड्स की कि क्या क्या ट्रेंड्स हैं हमारे नर्सिंग में। तो ट्रेंड्स का मतलब होता है कि हमारे मिडवाइफरी नर्सिंग में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या अच्छी चीज़ें हो रही हैं। तो ये हमारा ट्रेंड्स होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके बाद में, इसमें हम बात करेंगे कि मिडवाइफरी इन इंडिया, ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन फॉर रिलेशनशिप बेस्ड एंड ट्रांसफॉर्मेटिव मिडवाइफरी प्रैक्टिस इन इंडिया, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक